क्योंकि नेहरू तो नायक मूवी के अनिल कपूर तो कह रहे इन्होंने एक दिन का प्रधानमंत्री बनकर सारे कॉलम ठीक कर दिए। खाने को पैसे नहीं, चले हैं मकान बनाने। इंडिया 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, फिफ्थ लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमने इंडिया को दो रूपों में देखा है। पहला, जहां हम थर्ड रिचेस्ट कंट्री बनने वाले हैं, वही दूसरा जहां 25,000 रुपए की मंथली इनकम कमाने वाला आदमी 90% पॉपुलेशन से ज़्यादा अमीर माना जाता है। पर जिस दिन को हम सचमुच का इंडिपेंडेंस डे मानते हैं, तब से लेकर आज तक इंडिया वॉज नेवर द सेम। ये जर्नी शुरू हुई थी एक ऐसे इंसान के साथ जिन्हें शायद आप किसी और कारण से फेमस मानते होंगे। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। कोई पीएम अच्छा है या खराब, ये डिसाइड करने का पैरामीटर ये फोटोज तो नहीं हो सकते। जो कि फोटोशॉप्ड है या रियल, ये भी प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बना रहता है। हिस्ट्री टेल्स अस कि कोई भी प्रधानमंत्री इन 6 पैरामीटर से अच्छा या बुरा हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल पीस, बॉर्डर सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। तो चलिए आज उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिससे ये पता चलता है नेहरू द डिस्ट्रॉयर और द बिल्डर ऑफ द नेशन। अब इससे पहले कि आप नेहरू के साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी सुनकर ये करने लगे, पहले ये देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है। बेसिकली नेहरू के टाइम में आप बॉर्डर सिक्योरिटी को 4 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला, यूनाइटेड इंडिया। सेकंड, मर्जिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। थर्ड, गिफ्ट्स एंड रिजेक्शंस। फोर्थ, सिनो इंडिया वॉर। उस समय के भारत में कुल 565 आज़ाद रियासतें थी। अंग्रेज़ों ने उस समय के राजाओं से ये अपील करी कि या तो वो भारत में जुड़े या पाकिस्तान में जा मिले, और अगर उन्हें एक अलग मुल्क बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अब मानो या ना मानो, पर उस टाइम पे सरदार पटेल, पीएम नेहरू और वीपी मेनन जैसे ही लोग थे जिनके कारण इंडियन स्टेट्स यूनाइटेड टुगेदर एंड नाउ वी सी अ लार्ज यूनाइटेड इंडिया। पर ये सारी वो छोटी बड़ी रियासतें थी जो डिप्लोमेटिकली खुद से इंडिया में मर्ज होना चाहती थी। पर इस डिप्लोमेसी में पीएम नेहरू एंड सरदार पटेल डिड अ ग्रेट जॉब। बट दिस टेक्स अस टू अ नेक्स्ट फेज, जिसमें कुछ रियासतें थी जो अपने आप को आज़ाद देना चाहती थी, जैसे कश्मीर, भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद और भी कई रियासतें। अब यहाँ फर्क आ जाता है एग्जीक्यूशन और इंटेंशन की। नो डाउट सरदार पटेल और वीपी मेनन की तरह नेहरू भी एक यूनाइटेड इंडिया देखना चाहते थे, पर इसके साथ ही साथ वो इंडिया को एक ऐसी ब्रांड इमेज देना चाहते थे जो कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल नेगोशिएशंस में बिलीव रखता है। अब इंटेंशन चाहे जैसे भी हो, बट इसके कारण नेहरू यूएन में हैदराबाद के मुद्दे को ले जाना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल इस चीज से सहमत नहीं थे और उन्होंने हैदराबाद में मिलिट्री इंटरवेंशन किया और उसको इंडिया में जोड़ दिया। पर बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के कारण सेम काम कश्मीर में नहीं हो पाया, जहां यूएन इंटरवेंशन के कारण विनिंग इंडियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा और पीओके का जन्म हुआ। मर्जिंग ऑफ स्टेट्स के बाद इंडिया में मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक गिफ्ट्स और रिजेक्शंस की रहती है। एक्चुअली हाल ही में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के कारण एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइमलाइट में आई कि नेहरू को उस टाइम के नेपाल के राजा ने ऑफर किया था कि नेपाल को एज एन स्टेट इंडिया में मर्ज कर लिया जाए। पर नेहरू ने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस, नेपाल की सोवर्निटी और इंडिया की इमेज के कारण इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। एंड इट इज़ नॉट द ओनली इंसिडेंट। कोको आइलैंड, ग्वादर पोर्ट या कवाओ वैली या कच्छ द्वीपों पे नेहरू जी के कमेंट्स, ये नेहरू के लैक ऑफ विजन या इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण नेहरू जी की गलतियों में काउंट किए जाते हैं। अराउंड 1958 डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कई वार्निंग्स मिली। इसमें उन्होंने अलर्ट किया कि चाइना की साइड से अपनी बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने का टाइम आ गया है। पर डिफेंस मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि चाइना एक कम्युनिस्ट और डीकोलोनाइजिंग कंट्री है जो कि इंडिया पे अटैक करने की कभी नहीं सोचेगा। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाइना की साइड से अभी अग्रेशन का कोई खतरा नहीं है, तो उन्हें बॉर्डर स्ट्रेंथन नहीं करनी चाहिए। And this was the biggest mistake in the history of India. Overall, border security की conditions नेहरू के टाइम पर चाइना, यूएन और गिफ्टिंग एंड रिजेक्शन पॉलिसी के कारण वीक रही। But now this takes us to the next parameter of international relations. अगर बात की जाए Sound production, take 2. अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नेहरू की, तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फाउंडिंग मेंबर थे। यानी कि उनके लिए ये प्रीडिफाइंड नहीं था कि कौन सा देश उनका दोस्त होगा या कौन सा देश उनका दुश्मन होगा। तो उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की नींव 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे रखी, जिसे हम चाइना के साथ हुए पंचशील समझौते में बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं।
1954 में पीएम नेहरू से रूठे यूएसए को पाकिस्तान जैसा यार मिला और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को एशिया में बढ़ाने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया। ये एक मिलिट्री अलायंस थी जो कि यूएस के कदमों को एशिया की तरफ बढ़ाने के लिए पहला कदम था। पर पीएम नेहरू की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की शुरू हो गई, जिसे हम आज भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं। नॉन अलाइनमेंट के अंडर पीएम नेहरू ने इंडिया को ना ही यूएसए के साथ में और ना ही यूएसएसआर के साथ में बताया। मतलब हम किसी गुटबंदी का हिस्सा नहीं हैं, पर अंदर ही अंदर यूएस पाकिस्तान की करीबियाँ इंडिया यूएसएसआर की करीबियों का कारण बनती गई। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की बदौलत ही हमें सोवियत संघ जैसा ही घनिष्ठ मित्र मिला। वही अमेरिका से हमारी दूरियां बढ़ती गईं। उनका सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन चाइना को लेके हुआ, जो कि हमें सीमो इंडिया वॉर में साफ नज़र आया। और उन्होंने अपनी इन्हीं फॉरेन पॉलिसी की डिसीजंस के कारण इंडिया को इनफॉर्मली ऑफर्ड यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को रिजेक्ट करके चाइना की तरफ फेवर कर दिया। एंड दिस टेक्स अस टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ फाइनेंसेस। अच्छा, आपको लगान मूवी याद है? 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकॉनमी को भी वैसे ही कुछ कंडीशन में लाकर छोड़ दिया था। जैसे कचड़ा अपनी हक की लड़ाई के लिए उस टाइम लड़ रहा था, इंडियन किसान, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सभी वैसे ही लड़ रहे थे। इंडिया की इकॉनमी को ब्रिटिशर्स ने गन्ने की रस की तरह निचोड़कर इंडिया की इकॉनमी को वर्ल्ड के लेवल पे सबसे लास्ट पायदान पर लाकर छोड़ दिया था। But most of the Indian freedom fighters like वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस एंड बी आर अम्बेडकर, इन सभी का नेहरू जी पे फेथ था कि नेहरू जी इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट देंगे। नेहरू फर्मली बिलीव्ड इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट जब देश में खाने की कमी हो तब कोई प्राइवेट प्लेयर क्या ही इंटरवेन करते। तो नेहरू ने डिसाइड किया कि वो स्टेट एज एन एंटरप्रेन्योर की थ्योरी पे काम करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से उस टाइम के लिए एक अच्छी डिसीजन थी, ताकि इंडियन बिजनेस को फ्लरिश कराया जा सके। एंड दिस लेड टू फाउंडेशन ऑफ LIC, IOCL एंड मेनी अदर PSUs। 1960s में फूड शॉर्टेज अपने पीक पर थी, जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वेल्थ टैक्स, ई स्टेट टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एट दैट टाइम सभी को लग रहा था कि भारत 2.1% की ग्रोथ रेट अचीव करेगा, पर सभी की आशाओं पर पानी फेरते हुए भारत ने 3.6% की ग्रोथ रेट अचीव करी और हमारे इंपोर्ट्स भी 80% तक रिड्यूस हो गए। पर उसी टाइम नेहरू गवर्नमेंट को अपने टेन्योर का सबसे पहला स्कैम फेस करना पड़ा, द मुद्रा स्कैम। इस स्कैम में LIC के लगभग 1.24 करोड़ रुपए के स्टॉक्स का स्कैम हुआ था, जिसके कारण तब के फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, पर बाद में कोर्ट्स ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया था। 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आज़ाद करने के बाद कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था, मैं गरीब हूँ कि हमें कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा अपनी बेसिक नीड्स के लिए। सच भी था, क्योंकि उस टाइम इंडिया की इकॉनमी कुछ ऐसी कंडीशन में थी कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे। पर आज़ादी के बाद नेहरू गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे हमारे यहाँ खुद के इनकम के कुछ सोर्सेज जनरेट हुए, और ये सोर्सेज में भाखरा नंगल प्रोजेक्ट एक मेजर सोर्स था। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक थे, जिसके कारण इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम नेहरू गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कराई जिसकी बदौलत इंडिया एट दैट टाइम 16 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने लगा, और ये सारे इनकम के सोर्सेस ऐड ऑन होते गए, जिससे इंडिया की फिनेंसेस की कंडीशन पहले से बेटर होने लगी। पर नेहरू गवर्नमेंट को इसका बैकफुट झेलना पड़ा, विच इज डिक्रीज इन फार्म फंड। जहां एक तरफ देश में भूखमरी के हालात थे, वहीं दूसरी तरफ फार्म फंड के डिक्रीज होने से देश में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ने लगा, और गवर्नमेंट के पास जो भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू बचा हुआ था वो भी डिक्लाइन करने लगी। नाउ दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ एजुकेशन। देश के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते समृद्ध शिक्षित समाज का निर्माण करना पीएम नेहरू की जिम्मेदारी, एंड फॉर दैट पर्पस उन्होंने एजुकेशन में हेवीली इन्वेस्ट किया। देश के मेजॉरिटी ऑफ द बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, even CSIR, BARC, NPCL, AIMS, National Metallurgical Laboratory, NDA, इवन जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की हेल्प से हम कोविड के इतने सारे टेस्ट्स और वैक्सीन की ट्रायल्स करा रहे थे, वो सभी 1952 में नेहरू ने ही इनागुरेट किया था। और इन सब का रिजल्ट जो मेडिकल कॉलेजेस 1946 में 15 के आसपास थे, वो 1965 के आते आते 85 के अराउंड हो गए, और स्टूडेंट्स का नंबर भी 1200 से 10,000 पहुंच गया।
So overall, education में he did a pretty well job. And this takes us to our next parameter of infrastructure. Now, as said earlier, low budget, poor country and feminine. We cannot expect India to invest heavily on infrastructure. खाने को पैसे नहीं, चले हैं मकान बनाने. बट स्टिल पूरी वर्ल्ड जीडीपी का मात्र 3% होने के बावजूद भी नेहरू गवर्नमेंट ने कई PSUs, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 3 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें से भाखरा नंगल में तो 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होने लगी थी. अपार्ट फ्रॉम इट, कई स्टील प्लांट्स लाइक दैट एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला एंड सम हाईवेज एंड रोड्स भी कंस्ट्रक्ट कराए, जो कि उनकी मेजर अचीवमेंट में गिने जाते हैं. पर उनकी बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करने की गलती को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है. Now this takes us to our last parameter, which is internal peace. माने आंतरिक शांति. ना अगेन, आप मानो या ना मानो, पर जिस तरह की इमेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जैसे वो कहते हैं ना आई और बहनों, तो उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू को भी लोग वैसे ही सुना करते. एंड यस, पहली जनरल इलेक्शन के ही वॉज द ओनली विनर जिन्हें लोगों ने मेजॉरिटी से जिताया था. एंड यस, उनके पास एक प्लस पॉइंट था कि उस टाइम पर पब्लिक अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कम्युनिकेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोगों के पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें. पर इन सब के बावजूद भी उन्हें कुछ वायलेंसेस फेस करने पड़े थे, लाइक वायलेंस इन कश्मीर या भाषा के आधार पर स्टेट्स, जो कि नेहरू नहीं चाहते थे, बट राइट्स एंड प्रोटेस्ट को देख करके उन्हें करना पड़ा. नागालैंड की इंटरनल पीस के इश्यूज, जिसके कारण उन्हें आफ्सपा लाना पड़ा. बट अगेन 16 साल के लंबे टेन्योर को देखा जाए तो नेहरू जी ने इंटरनल पीस को मेंटेन रखा. फाइनली पीएम नेहरू को अच्छा कहने के लिए हमारे पास 3 वजह हैं. पहली, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जो कि शायद उस टाइम की इंडिया के लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं थी, पर आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के लिए ये फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनकर सामने उभरी है. दूसरी, भाखरा नंगल और स्टील प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स, ऐसे टाइम पर जब हमारी जीडीपी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट उनकी विजनरी सोच के कारण हमें ये गिफ्ट्स मिल पाए. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, एम्स एंड मोर देन 100+ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. Now let's take us to the question जिससे हमने ये पूरी वीडियो स्टार्ट करी कि नेहरू एक अच्छे, खराब या वॉज प्राइम मिनिस्टर. इन माई ओपिनियन ये तो सवाल ही गलत है, क्योंकि नेहरू तो नायक मूवी के अनिल कपूर को कह रहे हैं, इन्होंने एक दिन का प्रधानमंत्री बनकर सारे प्रॉब्लम ठीक कर दी और जनता तो खुश हो गई. पर नेहरू एक ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जो शायद ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रही थी जिसे शायद हम आज इमेजिन भी नहीं करते. सो rather than judging, let's learn from history. Thank you.